के दरमियान डेटा शेयर करना था उसमें। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आज हम लोग ने जो है वो देखना है कि हम उसको किस तरह डाउन कर सकते हैं और उसका क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो इसलिए सुकून से आराम से जो है अपने क्लियर दिमाग से जो डायग्राम यहाँ पर समझा रहा हूँ या मैं समझा रही हूँ उसको आराम से समझना है। ठीक है, जो बात क्लियर ना हो क्वेश्चन कर लीजिएगा, अदरवाइज एक दफा भी आपने कोई एक छोटा सा पॉइंट भी इसमें छोड़ा ना, बहुत सी सारी चीजें इसके अंदर छोड़ देंगी क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग ने जब कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारे पास एक ये बात आती है कि हमारे पास एक पेज है होम पेज। होम पेज के अंदर हमारे पास बने हुए कोई 5 कंपोनेंट्स। ठीक है, होम पेज है या फिर होम पेज के अंदर एक कंपोनेंट है उसके अंदर एक और कंपोनेंट है, इस तरह हमारे पास कंपोनेंट्स बने हुए हैं। अब उसके अंदर हमें करना है डेटा शेयर। लाइक एक हमारे होम पेज पे ही हमारे पास एक डेटा एक वेरिएबल है, समझ लें is login equals to true। अब वो जो is login है वो मुझे होम पेज के अंदर कोई कंपोनेंट कॉल हो रहा है, कंपोनेंट 11 कोई होगा कंपोनेंट, उसके अंदर चाहिए कंपोनेंट XYZ कॉल हो रहा है, उसके अंदर मुझे वो डेटा चाहिए। ठीक है, तो उसको किस तरह हम उस होम पेज से उस कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले उसकी बेसिक एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग नॉर्मल केसेस में उसको कैसे कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब आई तो उसने ऐसा क्या इम्पैक्ट डाला कि हर बंदा इस टाइम पे इस तरह के कामों के लिए, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई को ही यूज करता है। ठीक है, तो ओवर टू यू मैम इसकी तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए? रेडी। जैसे सर ने आपको बता दिया ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए बी केयरफुली से सुनिएगा। ओके। अभी आपको सर ने बताया कि हमारे पास एक रियल एग्जांपल हम लेंगे, एक प्रोजेक्ट है या फिर एक पेज है लॉगिन का, सही बात। जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है ठीक है। और उस डेटा को किसी और कंपोनेंट से हम लेके आएंगे। वो कंपोनेंट हो सकता है पेज 1 पे, 2 पे या फिर पेज 3 पे, किसी भी पेज पे पड़ा होगा और उसके अंदर नेस्टेड कंपोनेंट्स होंगे। उसमें से हम कैसे डेटा लेके जाएंगे लॉगिन के पेज पे। आपने इससे पहले पढ़ा होगा प्रॉप्स, पढ़ा होगा आप सबने प्रॉप्स। वो क्या होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम कैसे डेटा पास करते हैं प्रॉप्स के थ्रू। अभी भी वही है टॉपिक, लेकिन प्रॉप्स डीलिंग एक दो कंपोनेंट पे अगर हम डेटा पास करें तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें हम फिर कैसे इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स डीलिंग करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अभी आप जो डायग्राम देखेंगे ये हमारे पास Next.js जो कि हमारी एक ऐप जहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर है पेज 1, पेज 2, पेज 3, 3 पेज हैं और उनके अंदर फर्दर कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, नेस्टेड कंपोनेंट्स। पेज 1 के अंदर ही कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 11, कंपोनेंट 15। अब अगर हम Next.js से अपना डेटा पेज 1 पे लेके आएंगे और अगर हमें पेज 1 पे नीड होगी तो वो तो हम प्रॉप से कर लेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही पेज में हमें डेटा चाहिए। लेकिन अगर हम कंपोनेंट 11 से डेटा लेके आएंगे तो उसके लिए हम क्या करना होगा, पहले हम उस डेटा को प्रॉप्स के थ्रू पेज 1 में लेके आएंगे, फिर उसी डेटा को पेज कंपोनेंट उसी डेटा को हम प्रॉप्स के थ्रू कंपोनेंट 1 में लेके आएंगे, फिर उसी डेटा को प्रॉप्स के थ्रू हम कंपोनेंट 2 में लेके जाएंगे, जबकि हमें नीड है उस डेटा की कंपोनेंट 11 में। उससे पहले हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं 1 बाय 1 हम पास करते जाएंगे प्रॉप्स के थ्रू।
अभी कंपोनेंट 1 से हम कंपोनेंट 2 में इस डेटा को लेके आएंगे, फिर कंपोनेंट 3 में लेके आएंगे, फिर कंपोनेंट 11 में लेके आएंगे। हमें डेटा की नीड है कंपोनेंट 11 में और लेके आए हैं नेक्स्ट जेएस ऐप तक। तो हमें हर कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को पास करते हुए कंपोनेंट 11 तक लेके जाना है। ये क्या क्रॉस ड्रिलिंग। अगर हमारे पास रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो अगर हम इस तरह हर कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करते जाएंगे तो वो इतना कम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें खुद भी नहीं समझ आएगी हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह अगर पेज 2 में डेटा पड़ा हुआ है उसे हमें पास करना है कंपोनेंट 5 में, वो भी हम कंपोनेंट 4 से पास करेंगे, पेज 2 से कंपोनेंट 4 में और फिर कंपोनेंट 5 में। और अगर पेज 3 पे है तो हमें 9 पे चाहिए तो वो भी, या 7 8 पे चाहिए वो भी हम इसी तरह क्रॉस ड्रिलिंग के थ्रू 1 बाय 1 कंपोनेंट्स में पास करते जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस क्रॉस ड्रिलिंग से बचने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करेंगे। अब एक दफ़ा सर आपको ये एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हमने इसको मैं आराम से समझाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक नेक्सियस ऐप बनी हुई है। ये आपको समझ आ रही है ना, डायग्राम को देखिए। नेक्सियस ऐप बनी हुई है, इसके अंदर हमारे पास कोई एक XYZ वेरिएबल कोई भी बना हुआ है या कोई डेटा है, ठीक है। अब ये नेक्सियस ऐप के अंदर एक डेटा है। अब मेरे पास, आपको पता है लॉगिन की फंक्शनैलिटीज होती है, आपने यूज की ना वेबसाइट। अब उसमें अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने लॉगिन के पेज पे जाके लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब वो लॉगिन अगर आप ना किए तो आप क्या अपने कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब वो कुछ ना कुछ इस तरह से होता होगा ना कि हमने जो है जब लॉगिन किया, लॉगिन तो आप किसी और पेज पे कर रहे हो, वो तो कहीं और पड़ा हुआ है। अब वो लॉगिन वहां से वो वहां हमारी कार्ट तक कैसे जाता है या हमारे होम पेज तक या कहीं और तक कैसे जाता है कि वो बोलते हैं यार आप लॉगिन नहीं हो, आप प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते या ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, पहले आप लॉगिन करो। वो किसी ना किसी तरह डेटा एक दूसरे में पास होता है ना, जब भी हमारे पास जाता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक डेटा हमारे पास मौजूद है, जो कि डेटा क्या है, लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू। कहाँ पे मौजूद है, नेक्सियस ऐप। अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर नेक्सियस ऐप के अंदर फर्दर हमारे पास ऐप बनी हुई है। उसके अंदर अभी के लिए जो हमारे पास ऐप है उसमें टोटल 3 पेजेस है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 3 पेजेस बने हुए हैं। अब इन 3 पेजेस में फर्दर आपको पता है हम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में हमेशा चलते हैं। बेस्ट क्या होता है हमारे पास, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब जब हम उस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हर पेज के अंदर उसको जब हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें कंपोनेंट्स उसके अंदर यूज भी तो करना होगा ना। तो अब हमारे पास कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स ऐप है कि पेज 1 के अंदर हमारा जो कंपोनेंट शो हो रहा है वो कंपोनेंट 1 शो हो रहा है, ठीक है। पेज 1 के अंदर क्या आ गया हमारे पास, कंपोनेंट 1। अब हमारी कुछ डिजाइन इस तरह था कि कंपोनेंट 1 के अंदर मुझे कंपोनेंट 2 को कॉल करना पड़ रहा है, इसके बाद कंपोनेंट 2 के अंदर 3 ऑन सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपोनेंट 1 के अंदर कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 3 के अंदर कंपोनेंट 11 एंड देन कंपोनेंट 15। क्या हो रहा है, सबसे ऊपर एक पेज बना हुआ है, पेज के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स नहीं, पेज के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट मौजूद है, कौन सा, कंपोनेंट 1। इसके बाद बाकी जो कंपोनेंट है, जैसे हमारे पास आ गया कंपोनेंट 2, वो कंपोनेंट 1 के अंदर मौजूद है, कंपोनेंट 3 हमारे पास कंपोनेंट 2 के अंदर मौजूद है, इस तरह से, ठीक है। अब ये तो हमारे पास, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, हमने जो है अपनी यूआई भी डिजाइन कर लिया। अब बात आती है हमने करना है अपने डेटा को, एक सिर्फ कंडीशन चेक करनी है, इफ लॉगिन, देन आप क्या करें, कंपोनेंट 11 में जो कार्ड है उसको बैन करें, ठीक है। अब अगर मैं बेसिक इसको तौर पर देखूं, बेसिक एग्जांपल की साइड जाऊं, तो मुझे नेक्सियस ऐप के अंदर मेरे पास पेज 1 है। तो अगर मेरे पास नेक्सियस ऐप के अंदर कोई डेटा मौजूद है और मुझे पेज 1 के अंदर कोई कंपोनेंट है, कंपोनेंट 11, तो मुझे डेटा किस तरह ट्रांसफर करना पड़ेगा, नेक्सियस ऐप से पहले मैं पेज 1 में जाएगा मेरा डेटा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल हमारे पास डेटा है। अब आप बोले कि मैं एक ग्लोबली यानी एक बाहर क्यों नहीं रख सकता, कि मैं डायरेक्ट कंपोनेंट 11 को क्यों नहीं कॉल कर सकता।
हमारे पास वही एग्जाम्पल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाहर कहीं भी कंपोनेंट 11 एक्सेसिबल ही नहीं है। कंपोनेंट 11 हमें कहाँ जाके मिल रहा है? पेज 1 के अंदर कंपोनेंट 1, उसके अंदर 2, उसके अंदर 3, उसके अंदर सो ऑन, फिर हमें जाके कंपोनेंट 11 या 15 मिल रहा है। तो अब मुझे अगर डेटा चाहिए Next.js ऐप से पेज 1 के किसी कंपोनेंट में, तो सिंपल सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? Next.js ऐप से अपना डेटा पेज 1 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। पेज 1 में मैं डेटा कैसे लूंगा? प्रॉप्स के थ्रू। ये तो पढ़ा हुआ ना आपने, प्रॉप्स के थ्रू। अब पेज 1 ने क्या किया? Next.js ऐप से एक प्रॉप्स के थ्रू अपना हमारा डेटा ले लिया। हमारा डेटा क्या था? लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू। अभी तक हमारा डेटा कहाँ पे मौजूद हो गया? आगे पेज 1। पेज 1 में तो यूज नहीं करना ना हमें। अब हमें पेज 1 के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स है, उनके अंदर जाके कहीं यूज करना। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पेज 1 है, पेज 1 के अंदर मैंने देखा कंपोनेंट 1 के अंदर पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेज 1 के अंदर डायरेक्टली थोड़ी ना मौजूद है कि मैं कंपोनेंट 11 में ही पास कर दूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पेज 1 से मैंने पास किया कंपोनेंट 1, क्योंकि पेज 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 ही मौजूद था। इसके बाद मैंने देखा नहीं, मुझे कंपोनेंट 2 के अंदर भी नहीं, कंपोनेंट 1 के अंदर भी नहीं यूज करना डेटा, मुझे यूज करना है वो कंपोनेंट 1 के अंदर भी और कंपोनेंट आ रहा है, वहां से जाके कोई रिलेशन बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा? कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में डेटा ट्रांसफर किया, फिर मैंने कंपोनेंट 2 से कंपोनेंट 3 में ट्रांसफर किया, फिर इसी तरह मैंने कंपोनेंट 11 में पास किया। फिर एट द एंड मुझे कितने प्रॉप्स लगाने पड़े? एट द एंड इतनी ट्राइज के बाद मेरे पास मेरा फाइनली वो कंपोनेंट आया, कंपोनेंट 15, जिसके अंदर मुझे डेटा को कॉल करना। अब जाके इसमें डेटा आया है लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू। इसके लिए मुझे कितने पापड़ देने पड़े? पहले मैं पेज में लेके आया डेटा, फिर कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, 5, कितना आया हमारे पास डेटा? बहुत डिगिंग हुई। ये तो हमारे पास एक बेस्ट प्रैक्टिस की बन रही ना, क्या पहले मैं उधर पास कर रहा हूँ, उधर पास कर रहा हूँ। चलिए अगर मुझे कंपोनेंट 1 में डेटा को यूज करना तो ठीक है, लेकिन कंपोनेंट 1 में मुझे डेटा यूज करना है नहीं, कंपोनेंट 2 में यूज करना है नहीं, 3 में यूज करना है नहीं, 4 में यूज करना है नहीं, मुझे तो यूज करना है 15 में। मगर मुझे उसको पास इस तरह करना पड़ेगा कि मुझे हर कंपोनेंट से गुजारना पड़ेगा ताकि मेरा कंपोनेंट 15 के अंदर डेटा आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बाकी एग्जांपल भी देखूं, ये पहली एग्जांपल होगी। अगर पेज 2 में कोई डेटा जाना है तो उसमें भी क्या होगी? पेज 2 के अंदर जो कंपोनेंट है कंपोनेंट 4, सबसे पहले डेटा पेज 2 उसके अंदर गया, फिर उसके बाद कंपोनेंट 5 में गया, फिर फाइनली हमारे पास किसमें आ गया? कंपोनेंट 6 में, जहां पे हमें यूज करना था। इसके अलावा इसी तरह पेज 3 में हो गया। अब इसमें क्या है, आपको प्रॉब्लम दिखी, प्रॉप्स आपको यूज करना आते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें बार बार डेटा को एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल करना पड़ रहा है। अब अगर कोई आता है, आप ही आते हो बिल्फर्स, और आपने देखना है कि ये इस लॉगिन कहाँ चल रही है। इस लॉगिन अगर मैं देखूं तो पेज 1 के अंदर जितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं सबके अंदर चल रही है, तो लेकिन चलनी किसके अंदर चाहिए? कंपोनेंट 15 के अंदर। ये तो कहीं से अगर मैं किसी प्रोफेशनल डेवलपर को भी अपना आप कोड ले जाके देंगे, बोलेंगे भाई यूज कहाँ करना चाह रहे हो कंपोनेंट 15, वो आप लॉगिन के डेटा को। तो ये वाला केस जो है हमारे पास वर्क तो कर जाता है, डेटा हमारे पास आ जाएगा, बट हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है, हमारा कोड खराब हो जाता है। इसके अलावा इसको समझने में भी जो है बहुत मसले होते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है कि हम कंपोनेंट डिगिंग करें या ड्रिलिंग करें, उसमें हम सिर्फ नॉर्मल स्मॉल एप्लीकेशंस में ही कर सकते हैं, लाइक जिसमें एक दो कंपोनेंट्स हैं। अगर आपके पास कोई भी बड़ी है एप्लीकेशन जिसमें अभी तो मैंने एग्जांपल क्या दिए 15-16 कंपोनेंट्स की, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें आपके पास 100 से ऊपर कंपोनेंट्स चले जाते हैं, 100 कभी 200 इस तरह से भी कंपोनेंट्स आपके जाते हैं। तो अब क्या आप इस तरह करेंगे, कंपोनेंट 1 से आपको डेटा यूज करना है कंपोनेंट 100 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट 1 से लेके कंपोनेंट 100 तक डेटा पास करना पड़ेगा ताकि आप आखिरकार कंपोनेंट 100 में डेटा को यूज कर सकें। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है सबको? सर मतलब इस तरह कि पहले नेव बार में आएगा, फिर हीरो सेक्शन में आएगा, फिर इस तरह होता तो आखिर फुटर पे आएगा। जी बिल्कुल इसी तरह। पहले अगर मैं आपको इस तरह बताऊं कंपोनेंट्स के नाम के साथ, जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हेडर हीरो सेक्शन है, उसके बाद कोई और कंपोनेंट्स है और फिर फुटर है। आप हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह की थी कि हेडर के अंदर ही जो है वो हीरो सेक्शन कॉल होगा, हीरो सेक्शन के अंदर ही फुटर कॉल होगा। तो अब सबसे पहले डेटा किस में आएगा? हेडर में, फिर उसके बाद हीरो सेक्शन में, हीरो सेक्शन से किस में आएगा? हमारे फुटर में। तो इस तरह ये वाला आर्किटेक्चर होता है जिसको हम कंपोनेंट डिवीजन कहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नहीं देखो हम बताते हैं ना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास असल कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। पहले जाके मैम से समझते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं इसको इन डेप्थ आपको दोबारा समझाता हूँ। ये भी सेम वही पेज है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। नजर नहीं आ रहा, जूम कर दे। हाँ, अभी नजर आ रहा है आपको? ये हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक स्टोर बना दिया। अपनी सारी ऐप को, अपने सारे प्रोजेक्ट को रैप अप कर दिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जेएस ऐप हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमने एक स्टोर बना दिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इन सारे प्रोजेक्ट्स हम इस स्टोर में अब एक जो ग्लोबल स्टेट है वो बना लेंगे। जैसे आपने यूज स्टेट वगैरह पढ़ा, इसी तरह हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एक ग्लोबल स्टेट बना देंगे। अगर हम इन पूरे सारे पेजेस में से किसी भी कंपोनेंट में कोई भी डेटा कॉल करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कि हमारी ग्लोबल स्टेट है वहाँ पे हमने एक स्टेट जो बनाई है उस डेटा को हमने वहाँ पास किया। तो इस प्रॉप्स डीलिंग की बजाय हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से डायरेक्ट उसी कंपोनेंट में, हमें वो दोबारा 1 by 1 कंपोनेंट्स में पास नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पेज 2 पे कंपोनेंट 4 में वो वाला अपना डेटा कॉल कर सकते हैं। कहाँ से? कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, हम एक स्टोर बना लेंगे और अपनी पूरी अपने सारे प्रोजेक्ट्स को उसमें रैप अप कर देंगे। समझ आई इस बात की? हम अपने प्रोजेक्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक कॉन्टेक्स्ट बना देंगे, जैसे कि ग्लोबल स्टेट, ग्लोबल सीएसएस जैसे आपने पढ़ा हुआ है। ग्लोबल सीएसएस की एक फाइल होती है, उसमें हम जो भी पास करते हैं वो पूरे प्रोजेक्ट में यूज हो जाता है। इसी तरह हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ग्लोबल स्टेट बना देंगे। हमें फिर प्रॉप्स डीलिंग नहीं करना पड़ेगी, डायरेक्ट जिस कंपोनेंट में जिस भी पेज पे हमें जो डेटा कॉल करना है हम डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं। समझ आ गई इस बात की? ओके, सो इसको एक दफा थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली अब हमने देख लिया कि हमारे पास जो है एक नॉर्मल जो है कंपोनेंट डिगिंग होगी तो वो किस तरह होगी। अब थोड़ा सा माइंड में एक चीज लेना है, इसके लिए सॉल्यूशन लेते हैं। हमने यूज स्टेट पढ़ी है, यूज स्टेट किस लिए यूज होती है बताओ? ब्लैक शर्ट, यूज स्टेट हम किस लिए यूज करते हैं? जब हमें जो हमारा कोड है क्लाइंट साइड पे रन करना होता है, क्लाइंट साइड पे कोड को रन करने के लिए सिर्फ हम स्टेट यूज करते हैं। यूज स्टेट जब नेक्स्ट जेएस हमें जो है यूज स्टेट हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। किधर गया लिखा है मेरी डायरी। यूज स्टेट हम किस लिए यूज करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें क्लाइंट बनाने के लिए क्यों आ गया? यूज स्टेट तो असल में हम किस लिए यूज करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। अब आपको पता है अगर यूज स्टेट मैं काम करूं, मैं अगर नॉर्मल यूज स्टेट देखता हूं, अगर मैं यूज स्टेट को कोई नेक्स्ट.js ऐप के अंदर बना दूं और जो मेरा डेटा है वो यूज स्टेट के अंदर रखता हूं, अब क्या हुआ, मेरी एक स्टेट तो बन गई। अब लेकिन उसमें क्या इशू है, वो अभी भी सिर्फ नेक्स्ट.js ऐप के अंदर ही क्या हुई भी है, वो स्टोर हुई है, बनी हुई सिर्फ नेक्स्ट.js ऐप के अंदर। अब
अगर मुझे उसको बाकी पेजेस या कंपोनेंट्स में पास करना है तो मुझे फिर वही कंपोनेंट डिफाइन करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास एक ये सॉल्यूशन आ गया कि हाँ मैं डेटा को स्टोर कहाँ कर दूं, एक अपनी स्टेट के अंदर। अब स्टेट बना दी। अब स्टेट को अगर आप नॉर्मल केस देखें और आपको पूरी ऐप के अंदर यूज करना है तो कुछ इस तरह का हमें बनाना चाहिए कि हमारी जो स्टेट है वो ग्लोबल स्टेट बन जाए। लाइक वो कुछ इस तरह की स्टेट बन जाए कि वो हमारी पूरी की पूरी ऐप के पास एक्सेसिबल हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास आती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है उसको देखते हैं। यस, काइंड ऑफ। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है और किस तरह वर्क करती है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई सिंपल ये कहती है, एक तो आप बना लो कॉन्टेक्स्ट, इसके अलावा जो भी आपका डेटा स्टोर करना है ना वो आप अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर दो। एक और हुक होता है कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, उस पर भी हम आएंगे। बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है, आप क्या करो, फाइल बनाओ, वहां पे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट बना लो। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनेगी, समझे एग्जांपल के तौर पे। ये यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट बन गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरा डेटा था वो मैंने ये जो लॉगिन ट्रू था इसको मैंने इसके अंदर पास करके सेव कर रखा। अब किसी ना किसी तरह मैंने इसको ग्लोबल स्टेट बनाया कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। अब बेसिकली सारा डेटा मेरे पास कहाँ है, अगर हम नॉर्मली देखें एक ग्लोबल स्टेट बनी हुई है जो कि है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, कहाँ पे है, यहाँ पे। अब ग्लोबल स्टेट बना ली मैंने, ग्लोबल स्टेट बन गई, ठीक है, डेटा भी स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को यूज करना है। अब इस डेटा को यूज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये कहती है, भाई मैं हर जगह पास नहीं कर सकती अपना डेटा। आप क्या करो, कोई एक ऐसी स्पेसिफिक जगह ले लो जहां जहां आपको डेटा चाहिए। जैसे हमें डेटा कहाँ चाहिए, हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। हमारा मेन प्रोजेक्ट कहाँ से चल रहा है, नेक्स्ट.js ऐप्स के अंदर से। तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है, जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है जहां जहां आपको डेटा चाहिए उस सब जगह को आप क्या कर दो, रैप कर दो एक प्रोवाइडर के अंदर। प्रोवाइडर को भी थोड़े कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर रैप कर दो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरी नेक्स्ट.js ऐप है इसको मैं रैप कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरी एक कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है जिसमें मेरा डेटा स्टोर हो, जो कि है मेरी ग्लोबल स्टेट। दूसरा, मैंने जहां पे डेटा यूज करना है वहां पे मैंने क्या कर दिया, अपने जो जहां पे भी यूज करना था, जो कंपोनेंट्स थी, ऐप थी, वहां पे मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या कर दिया, रैप कर दिया। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, अब इसका आसान हल क्या आया, मैंने ग्लोबल स्टेट बना ली, डेटा स्टोर हो गया, रैप हो गया। अब बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डायरेक्ट अपनी क्या करना चाहिए, ग्लोबल स्टेट को कॉल कर लेना चाहिए। तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करेगी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलेगी भाई आपको जहां पे भी यूज करना है, फर्स्ट शर्त आपने उसका कॉन्टेक्स्ट बनाया वो, दूसरी शर्त आपने उसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर रैप किया वो, आपने रैप किया है। जब आप रैप कर लोगे तो आपके अंदर जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया था, जहां जहां वो रैप होगा वहां वहां वो सारा डेटा मैं आप खुद पहुंचा दूंगी। लाइक अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई बन गई। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब हमने रैप की नेक्स्ट.js ऐप के अंदर, अब नेक्स्ट.js ऐप खुद तो अकेली दिख रही है नहीं, नेक्स्ट.js ऐप के अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है पेज 1, पेज 2, पेज 3, उसके अंदर अलग चीजें आ रही। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट एक पेरेंट जो हमारी जो मेन ऐप थी, हमने उसी को कॉन्टेक्स्ट एपीआई में रैप करा दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, जो कॉन्टेक्ट नेक्स्ट.js के अंदर आ रहा है वो सारा किस में आ रहा है, कंपोनेंट 15 में डायरेक्टली। अब अगर मुझे कंपोनेंट 15 के अंदर कॉल करना है कि लॉगिन ट्रू है या नहीं, तो सिंपल मेरा क्या आर्किटेक्चर बनेगा, ये मेरी कॉन्टेक्स्ट एपीआई आई और ये मैंने डायरेक्ट इसको कॉल कर दिया। सिंपल क्या किया, डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई से मैंने अपने उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर कॉल कर ली जिसके अंदर मुझे डेटा चाहिए। अब अगर मुझे यूज करनी है ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई पेज 3, किस तरह यूज करूंगा, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की यानी उस स्टेट को कॉल कर लूंगा। अब मुझे पेज 2 में यूज करनी है, पेज 2 के अंदर कोई कंपोनेंट है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट उसको कॉल कर लूंगा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? थ्योरी समझ आई? ये हुई हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की थ्योरी समाप्त। अब हम आगे जाएंगे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है? अभी तक मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, कंपोनेंट पे ड्रिलिंग होगी, डिगिंग होगी, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनेगी, ठीक है? सो सिंपल मेरे पास एक ये ऐप बनेगी। अब यहाँ से कुछ स्टेप्स आपको जो है खसूसी तौर पर फॉलो करना पड़ेंगे ताकि आपकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई सही से वर्क कर सके, ठीक है? सो सबसे पहले अब मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले काम, अगर हम अपनी जो है वो डायग्राम में भी जाए, सबसे पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा जहां पे हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर होगा या फिर मौजूद होगा, ठीक है? अब इसका बेसिक जो आर्किटेक्चर बनता है वो क्या बनता है? नॉर्मली अगर मैं चाहूँ ऐप के अंदर मैं एक फाइल बना लूँ context.tsx, चल जाएगी। मैं चाहूँ चला लूँ, मैं context.tsx भी नहीं बनाऊँ, मैं ubid.tsx बना लूँ, चल जाएगी तब भी। लेकिन उससे क्या होगा, समझ नहीं आएगा कोड आपको। हमें अपने कोड को साथ साथ ऐसा बनाना है कि हम हमेशा उसको रीयूज कर सकें। हमने बेसिक क्या एग्जांपल रखी है कि हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने पहला प्रोजेक्ट दिया, उसने एक दफा कराया, दूसरी दफा जब वो आए तो वो हमें हमारा कोड खुद का समझ आ जाए, या अगर वो किसी और से कराए तो उसको भी कोड हमारा समझ आ जाए। तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड वो है कि हम फोल्डर किस तरह बनाते हैं, वो हम बनाते हैं एसआरसी के फोल्डर के अंदर। लाइक मैं एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा कॉन्टेक्स्ट। फिर बता रहा हूँ, नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, मैं चाहूँ उबैद रखूँ या कुछ भी रखूँ, मैं रख सकता हूँ, बट एक स्टैंडर्ड है ताकि सबको समझ आए। मैंने एक फोल्डर बनाया कॉन्टेक्स्ट का। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं जो है अपनी सारी कॉन्टेक्स्ट एपीआईज को डिवाइड करूंगा। अब जहां पे मैं एक बात और बता रहा हूँ, हमारी जो एक ऐप होगी उसके अंदर सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं हो सकती, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो सकती है। लाइक हो सकता है भाई हमारे पास एक और टाइप का डेटा हो जो हमारे पास जो है एक और ऐप आ रही हो उसके अंदर जा रहा हो, इस तरह से। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो सकती है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अपनी जो भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना रहे हैं, जैसे मैं लॉगिन की बना रहा हूँ तो उसका नाम ऑथ बन सकता है, ऑथेंटिकेशन लाइक, या फिर लॉगिन बन सकते हैं साइन इन। तो मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर और बनाऊंगा जिससे मेरा नाम पता चल जाएगा कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसके कॉन्टेक्स्ट है, साइन इन का। अगर मैंने साइन इन का देखना है तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का फोल्डर, उसके अंदर एक साइन इन का फोल्डर, उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, सारी की सारी साइन इन की एपीआईज मौजूद होंगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक बना देता हूँ लॉगिन, ठीक है? अब इसके बाद हमने बना दी है एक फाइल। अब काम करना है, काम तो करेंगे तो फाइल में ना, तो फाइल का नाम अगेन कुछ भी हो सकता है, बट इसको बेस्ट केसेस में आपको बता रहा हूँ कि जब हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो हम बनाते हैं एक context.tsx, ठीक है? बेसिकली जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना रहे होते हैं इसके अंदर हम दो चीजें बनाते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट एक प्रोवाइडर। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो आपकी कॉन्टेक्स्ट क्या बताता है कि ये एपीआई है। जो आपका प्रोवाइडर होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, आपके डेटा को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे context.tsx बनाया। अब इसके अंदर मेरी फाइल सबको विजिबल है, सब कुछ सही है, डायरेक्टरीज में तो किसी को कोई इशू नहीं अभी तक, समझ आ गया कौन से फोल्डर्स किस तरह बनाए मैंने। अब इसके अंदर मैं एक चीज इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है उसकी तरफ आते हैं, बट ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, React से, ठीक है भाई? अब React से इंपोर्ट हो गया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या कहते हैं, आपको अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट बनाना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई खुद कहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो कनेक्ट होगी एक दूसरे के अंदर। लाइक कॉन्टेक्स्ट होगा तो उसकी एपीआई होगी ना, अगर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा तो उसकी एपीआई नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ,
मैं सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं वेरिएबल कर लेता हूँ ऑथ या फिर ऑथ डेटा, ठीक है। ऑथ डेटा इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली ये हमारा अगर आप कहें तो कॉन्टेक्स्ट बन चुका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और कॉन्टेक्स्ट किस नाम से बना है हमारा, ऑथ डेटा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये एरर क्यों आ रहा है उस पर आता है, बट अभी के लिए हमने क्या किया, हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बना लिया किस नाम से, ऑथ डेटा के नाम से। अब बेसिकली जब हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम टाइप शिफ्ट को भी तो देखेंगे ना, हम क्या यूज कर रहे हैं, टाइप शिफ्ट। हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये जो ऑथ डेटा है उसके अंदर इस टाइप का डेटा आ सकता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डेटा के लिए एक टाइप बनानी पड़ेगी। टाइप बनाए या इंटरफेस, इंटरफेस बनाने की ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी इन दोनों का डिफरेंस तो आप लोग को क्वार्टर 1 से ही पता है, ठीक है। इंटरफेस और इंटरफेस जब आपको पता है, हम टाइप बनाते हैं तो हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लाइक हम उसको टाइटल केस में लिखते हैं और ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल आई से, लाइक मैं करता हूँ आई और डेटा, ये हो गई मेरे पास एक टाइप। और अब इसके अंदर अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो ऑथ डेटा है इसके अंदर क्या क्या आएगा और किस टाइप का आएगा। तो हमारे पास ऑथ डेटा के अंदर क्या डेटा होगा, इस लॉगिन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लॉगिन। अब इस लॉगिन की मेरी टाइप क्या होगी, इस टाइप की, इस लॉगिन की टाइप क्या होगी भाई, बूलियन। ये तो टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट है, इसमें तो आराम से जवाब दे दे, ये तो नेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हिस्सा नहीं इस तरह। तो बेसिकली यहाँ से भी है, ओके सॉरी वो मैंने पाइथन वाला भूल गया था। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी एक टाइप बना दी आई ऑथ डेटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कि जो मेरा ऑथ डेटा का कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर ये टाइप सेफ्टी लगाना। तो टाइप सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के क्रिएट जो कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ इसके आगे मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन, लेस देन, यानी ये हमारे पास ये दो डाल कह सकते हैं आप इसको, ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड इसके अंदर आप क्या करेंगे, अपनी टाइप प्रोवाइड करेंगे आई ऑथ डेटा। बट अभी भी डेटा नहीं किया, एरर तो अभी भी नहीं किया। अब ये क्या कह रहा है, टाइप तो आपने लगा दी, लेकिन अब मुझे कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई डेटा क्या होगा, जब कॉन्टेक्स्ट बना तो उसके अंदर तब भी तो कोई डेटा तो स्टोर हो रहा होगा ना। तो अभी के लिए डेटा क्या स्टोर होगा, तो अभी के लिए आप मुझे बताएं इसमें कोई डेटा स्टोर होगा या ये अनडिफाइंड जाएगी, कितने कह रहे हैं अनडिफाइंड जाएगी अभी के लिए, कॉन्टेक्स्ट अनडिफाइंड बनेगा पहले, कितने कह रहे हैं डेटा जाएगा अभी के लिए? बाकी अच्छा खैर, अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। तो अभी जब हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे हमने कहीं से डेटा लिया नहीं लिया, कहीं डेटा सेव कराने की कोशिश की नहीं की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, अनडिफाइंड। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के यहाँ पे मैं कर दूं अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड तो अभी एरर देगा। क्यों एरर देगा, ये बोलेगा कि भाई आपने टाइप क्या रखी हुई है, आई और डेटा। अब इसको कैसे टैकल करूंगा, मुझे टाइप सेफ्टी लगानी जरूरी है, मगर जब मैं कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ तब मुझे अनडिफाइंड पास करना जरूरी है ताकि मेरी ऐप सही से चले। तो अब मैं यहाँ पे इसका एरर का सॉल्यूशन कैसे लाऊंगा, टाइप तो भूलिए ना, कैसे टाइप दे देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग ने एक डेटा को इतना हाथ तरीका पढ़ा था टाइप स्ट्रिप के अंदर, जिसमें हम दो टाइप्स बता देते हैं, या तो ये होगी या तो ये होगी। तो हम यहाँ पे या तो ऑथ डेटा होगा या फिर क्या होगा, अनडिफाइंड, सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, जिसकी टाइप क्या है, आई ऑथ डेटा, और उसके अंदर क्या आ रहा है, इस लॉगिन बूलियन टाइप, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब इसमें आगे मूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बता दें यहाँ तक क्लियर है, अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में कोई इशू यहाँ तक,
अच्छा, अब इसके आगे हमें मूव करने के दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, अपनी इसी फाइल के अंदर अपना वो जो प्रोवाइडर मैंने एक आपको बताया वो बना लूं, ठीक है, इसी फाइल के अंदर, या तो मैं एक दूसरी फाइल बना लूं। तो इसमें बेस्ट क्या रहेगा, इसी के अंदर अपना कोड घिच करें या एक और फाइल बनाएं? हम क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे। एक फाइल किसकी हो गई, कॉन्टेक्स्ट की, जिसमें हमारे पास क्या बन रहा है, कॉन्टेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, स्टेट बनानी है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लोबल स्टेट बनानी है, जिसके अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉगिन के अंदर ही, क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई लॉगिन की चल रही है, उसी के अंदर एक एपीआई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल login.tsx ही बना, मैं क्या करूंगा, login.tsx बना लूंगा, ठीक है। अब असल काम जो स्टेट आपकी बननी है और आपकी ऐप में जाके यूज होनी है, वो इस फाइल से जो आपकी login.tsx है इससे कंट्रोल होगी। सिंपल, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक बनाना पड़ेगा प्रोवाइडर का फंक्शन, ठीक है। अब प्रोवाइडर का फंक्शन क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है, अगर आपको डेटा प्रोवाइड करना है, हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे अगर आप मेरी एग्जांपल देखें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कर रही है, डेटा प्रोवाइड कर रही है एक दूसरे कंपोनेंट्स को या कहीं पे भी। तो यहाँ पे इसका बेसिकली अगर बेसिक देखें तो कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई एक प्रोवाइडर बना हुआ होगा सिंपल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब अपना एक प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, कॉन्स्ट लॉगिन प्रोवाइडर, ठीक है, कॉन्स्ट लॉगिन प्रोवाइडर इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा एरो फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या किया, एक से फंक्शन बनाया है लॉगिन प्रोवाइडर का और उसको मैंने चला, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर कराते हैं कुछ चीजें रिटर्न। अब ये याद रखिएगा कि जो आपका लॉगिन, जो आपका प्रोवाइडर बनेगा, वो हमेशा एक चीज रिटर्न करेगा जो कि होगा प्रोवाइडर। अब वो प्रोवाइडर किस तरह बनेगा, अभी तो हमने प्रोवाइडर का सिर्फ फंक्शन बनाया है, आपको पता है फंक्शन के नेम पे तो कुछ चलता नहीं है। अब हमें बेसिकली ओरिजिनल प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा और उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई किसकी क्रिएट और डेटा की क्रिएट की है, तो अब प्रोवाइडर किसका बनाऊंगा मैं, और डेटा का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अब और डेटा के प्रोवाइडर बनाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बना सकता, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्टेक्स्ट को पास करना पड़ेगा। जहां पे मैं अपना कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ उसको मुझे प्रोवाइडर में पास करना पड़ेगा। सिंपल, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करा दूंगा अपने ऑथ डेटा के प्रोवाइडर को। इसको सिंपल एक चीज कर लेते हैं, ऑथ डेटा, ठीक है। और मैं अपनी यहाँ पे टाइप को भी एक्सपोर्ट करा दूंगा। सिंपल एक्सपोर्ट हो रहा है, नॉर्मल एक्सपोर्ट हो रहा है। अब मैंने आपको बताया हमने अपना जो कॉन्टेक्स्ट को हमने क्या किया, अपने एक्सपोर्ट करा दिया टाइप किया। अब कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। हमें बनाना है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर किसका बनाना है, जिसका हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था। तो अब हमें उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑथ डेटा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट, अच्छा ये हमने नॉर्मल एक्सपोर्ट किया था, तो इस वजह से किस तरह ये हमारे पास उसमें इंपोर्ट, मैंने क्या किया, ऑथ डेटा को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं रिटर्न में क्या पास करूंगा, एक कंपोनेंट होगा। ऑथ डेटा क्या है, अभी के लिए एक्सपोर्ट हुआ है, कंपोनेंट टाइप है ऑथ डेटा डॉट। अब डॉट लगाए, कुछ सजेशंस हैं, देखिए आप लोग ने सजेशंस नॉर्मल कंपोनेंट्स में तो नहीं आते, इसमें कैसे है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट था। हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया था, और डेटा एक क्रिएट हुआ है कॉन्टेक्स्ट का। तो अब मेरे पास उसी का एक फंक्शन आ गया डॉट प्रोवाइडर।
डॉट प्रोवाइडर बनाया मैंने, इसको मैंने कंपोनेंट को ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बना दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रोवाइडर हमने किसका बनाया, कॉन्टेक्स्ट हमने किसका बनाया, यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू यहाँ तक? सर ये फर्स्ट टाइम इस तरह करा हमने फर्स्ट टाइम इस तरह करा। जी, इस तरह ये हमने फर्स्ट टाइम की है, क्योंकि ये प्रॉपर कंपोनेंट नहीं है, ये हमारे पास एक तरह का कह लें कि एक रैपर बन रही है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो हमें इस तरह ही बनाना पड़ेगा, ये कुछ आप कह लें कि डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन प्रोवाइडर जो हमने फंक्शन बनाया, लॉगिन प्रोवाइडर के अंदर एक प्रॉप भी तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ आ रहा है डेटा, उसको हमने क्या कराना है, शो कराना। तो मैं लॉगिन प्रोवाइडर के अंदर आऊँगा, अपने ब्रैकेट्स ओपन किए, यहाँ पे जो मैं प्रॉप लेने वाला हूँ, इसका नाम, टाइप, हर चीज़ आप लोग के पास भी सेम होगी और मेरे पास भी। आप इसका नाम जो है चेंज नहीं कर सकते, अगर आप चेंज करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन याद होगा हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, लेआउट में। इसके अंदर अच्छा, वो चिल्ड्रन हम लोग ने लेआउट में पढ़ा था, उसमें चिल्ड्रन के अंदर हमारी लेआउट के अंदर जो भी चिल्ड्रन था उसके अंदर हमारे सारी चीजें आ जाती थी। अब हम प्रोवाइडर बना रहे हैं, रैप होगा, तो इसके अंदर भी चिल्ड्रन आएंगे सारे कंपोनेंट्स। तो अब हमें क्या कराना है, इसको चिल्ड्रन को बनाना है, टाइप से भी तो करना पड़ेगा। तो अब मैं आऊँगा आगे, कॉलन लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट्स, चिल्ड्रन, सिंपल। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ये आप प्रॉप्स बनाते हुए पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिंपल मैं यहाँ पे जो है टाइप चेंज कर रहा हूँ, एक जो कि टाइप इंपोर्ट होगी रिएक्ट नोड की। यहाँ तक क्लियर है? एक हमने प्रॉप लिया चिल्ड्रन का, ठीक है, उसकी टाइप क्या दी, चिल्ड्रन कॉलन रिएक्ट नोड, और रिएक्ट नोड को क्या कर लिया हमने, इंपोर्ट कर लिया। आगे आते हैं, रिएक्ट नोड बेसिकली हमारे लिए रिएक्ट की जितनी भी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रिएक्ट के कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग। तो ये रिएक्ट नोड के अंदर उस सब चीज़ों की टाइप्स आ जाती है। हो सकता है कोई कंपोनेंट की टाइप तो नहीं आप बता सकते ना, तो चिल्ड्रन में क्या क्या आ रहा है, तो उसकी टाइप हम क्या देते हैं, रिएक्ट नोड। ठीक है, अब यहाँ पे और डेटा के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अपना चिल्ड्रन पास कर दूंगा। सिंपल हमारा क्या हुआ, प्रोवाइडर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बट एक एरर आ रहा है, उस पर आते हैं। बट यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू है यहाँ तक? ठीक है, अब इस एरर पे आते हैं। अब ये एरर ये कह रहा है कि भाई आप जो आपने प्रोवाइडर बना लिया उसके अंदर चिल्ड्रन भी पास कर दिए, मुझे पता चल गया इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे उसमें मैंने डेटा पास करना है। नहीं, डेटा क्या पास करना है, मुझे डेटा भी तो बताओ। तो ये जो ऑथ प्रोवाइडर होता है, ये हमारे पास खुद भी प्रॉप लेता है, जो होता है वैल्यू। इस वैल्यू के अंदर हम क्या पास करते हैं, जो हमारे पास क्या होगा, हमारा डेटा होगा। यहाँ पे सिंपल मैं एक अपनी चीज और इंपोर्ट करा लूंगा, अपनी मैंने एक टाइप बनाई थी आई और डेटा। मैं यहीं पे आऊँगा, एक फिर से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू। वैल्यू की जगह आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी में। ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी, आई और डेटा इक्वल्स टू, इसके अंदर हम लोग आए और ठीक, इसके अंदर हमने क्या किया, ठीक है। अच्छा, मैं गलत ही लिख रहा था, क्योंकि हमारे पास क्या था, नेम तो मौजूद ही नहीं था, आई और डेटा के अंदर मौजूद क्या था, इज लॉगिन। मैं यहाँ पे करूँगा इज लॉगिन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स। या तो फॉल्स। मैं अभी के लिए क्या पास कर देता हूँ, ट्रू।
और ट्रू हमारा किस तरह पास होगा, TRU, ट्रू। मैंने क्या किया, अपना डेटा बना लिया कि मेरे कंपोनेंट्स में क्या डेटा जाना चाहिए, ये डेटा जाना चाहिए। अब वैल्यू के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, वैल्यू। इसको एक सेकंड, एक काम करते हैं आप लोग के लिए आसान करते हैं, इसको कर लेते हैं डेटा, यहां पे भी डेटा, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, मेरा यहां पे पूरा का पूरा मेरा प्रोवाइडर बन गया। प्रोवाइडर में क्या है, सबसे पहले हमने एक प्रॉप लिया चिल्ड्रन का, हमने डेटा बनाया और हमने सिंपल क्या कर दिया, प्रोवाइडर में उसकी वैल्यू दे दी, जो उसका डेटा होगा, जो प्रोवाइडर उस जिस भी डेटा को पास करेगा आगे कंपोनेंट्स में, और आगे चिल्ड्रन दे दिया ताकि सारे कंपोनेंट्स में वो चल जाए। यहां तक क्लियर है, कोई इशू यहां तक क्लियर है? हाँ क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? क्लियर है, बस कोड क्लियर है, ठीक है। अब हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई मुबारक हो बन चुकी है। हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट बना लिया भाई। हमने यहाँ पे क्या देखा था, सबसे पहले डायग्राम पे वापस आए तो हमें एक बनाना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। हाँ भाई, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर भी कह सकते हैं और ग्लोबल स्टेट भी। क्या हमने बना ली? हाँ भाई हमने बना ली। अब आखिरी काम, दो काम रहते हैं। हमारी जो ऐप है जहाँ पे ये डेटा यूज होना चाहिए उसको रैप कराना है और अपने डेटा को यूज करना है, सिंपल। तो अब यहाँ पे सिंपल ये जो मेरा लॉगिन प्रोवाइडर है ये भी क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, ठीक। अब सिंपल मुझे इसको यूज कहाँ करना है उसमें हम लोग आते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ तक क्लियर? कोई इशू यहाँ तक किसी को? वापसी पूछ रहा हूँ क्योंकि अब बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है काम, ठीक है। तो अब एसआरसी के अंदर क्या यूज करना है, हमने कंपोनेंट्स यूज करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स बनाने भी तो पड़ेंगे। कंपोनेंट्स हमारे हमेशा कहाँ होंगे, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेडर डॉट, इसको कर देंगे सी। सिंपल मैंने क्या किया, एक जल्दी से अपना एक हेडर का कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। कंपोनेंट बन गया जिसके अंदर मुझे डेटा चाहिए। मेरे पास कॉन्टेक्स्ट बन गया, प्रोवाइडर बन गया। अब मुझे क्या करना है, अपने इस कंपोनेंट को रैप कराने किसमें, अपने प्रोवाइडर के अंदर, ताकि इस जो भी कंपोनेंट है इसके अंदर मेरा सारा डेटा आ सके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कहाँ पे कॉल होनी चाहिए, हेडर कहाँ पे कॉल होगा, page.tsx में, ताकि क्या हो ये यूआई पे दिखे। मैं यहाँ पे सिंपल आऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिंपल इसको उड़ाता हूँ और यहाँ पे मैं बल्कि ठीक है, यहाँ पे सिंपल अभी के लिए ये हेडर को कॉल करेंगे। एक काम करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं ताकि आप लोग को यहाँ तक समझ आ जाए। npm run def लोकल होस्ट 3000 लोड हो रहा है। अच्छा, हेडर का कंपोनेंट बनाया था, हेडर के कंपोनेंट में क्या था अभी, सिर्फ हेडर था। हेडर का कंपोनेंट सही आ रहा है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ हो गया। अब सिर्फ ये जो कंपोनेंट है इसको रैप कराना बाकी है। अब इसको रैप मैंने आपको बताया था किस में कराएंगे, हम हमारे प्रोवाइडर के अंदर। हम हमारे प्रोवाइडर के अंदर हमारे कंपोनेंट्स को जहां जहां डेटा चाहिए उसको हम क्या करेंगे, रैप कराएंगे। हमारे पास इसको रैप कराने के दो तरीके हैं, या तो हम layout.tsx में कराएंगे, उससे क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर जितने कंपोनेंट्स आएंगे हर जगह यूज हो जाएगा। दूसरा तरीका, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ होम पेज पे यूज हो, अभी के लिए सिर्फ होम पेज पे मेरा, आपको पता मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो सकती है। होम पेज जो है उसमें सिर्फ मुझे चाहिए ऑथ का ऑथ प्रोवाइडर चाहिए, ऑथ का जो है मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से यूज करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जो होम पेज है उसको पूरे को रैप करा दूंगा किसमें, अपने प्रोवाइडर के अंदर। सिंपल, यहाँ पे आता हूँ मैं और अब यहाँ पे मैं अपने प्रोवाइडर को कॉल करूँगा। प्रोवाइडर मेरा किस नाम से है, यहाँ पे login.tsx की फाइल है और नाम क्या है, login
प्रोवाइडर। एक सेकंड, मैंने वहां पे जो है ना नेम सही नहीं रखा हुआ, लॉगिन प्रोवाइडर, ठीक है। सर थोड़ा जूम कर दें। एक सेकंड मैं जूम कर देता हूँ, कंट्रोल भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने लॉगिन प्रोवाइडर को कॉल किया और अब ये भी क्या होगा, उसी तरह रैप हो जाएगा आपके अंदर, ये भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा और इसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। लाइक मेरा हेडर, मुझे क्या चाहिए, हेडर के अंदर जो भी मेरे लॉगिन प्रोवाइडर में डेटा है वो सारा कहाँ आ जाए, हेडर के अंदर। मैंने क्या किया, हेडर को रैप करा दिया। रैप कराना समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट काम रह गया, अगर हम डायग्राम में जाएं तो हमने सारा काम कर लिया। हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाई, कॉन्टेक्स्ट बनाया, प्रोवाइडर बनाए, ये स्टेट का है, उसको रैप भी करा दिया। सिंपल, अब आखिरी काम बाकी है उसका डेटा यूज करना। आखिरी स्टेप की तरफ आते हैं हम अपने, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडर। अब इसको यूज करना भी इतना ही सिंपल है जितना इसको बनाना था। बनाया हमने कितनी लाइन में, 12-13 लाइन में। इसको हम यूज भी 2 लाइन में करेंगे, सिंपल, इतनी छोटी होती है हमारी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, डेटा तो आके वेरिएबल में स्टोर होगा ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, हम यहाँ पे क्रिएट यूज करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट तो नहीं करना ना हमने कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे पास एक हुक होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये यूज कॉन्टेक्स्ट कॉल कर दिया। अब ये लेता है एक पैरामीटर। पैरामीटर इसके अंदर क्या आता है, जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया होता है, इसके अंदर हमें वो नाम प्रोवाइड करना होता है, वो चीज प्रोवाइड करनी होती है जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली। इसमें हम अपना प्रोवाइडर नहीं देते, इसमें हम अपना कॉन्टेक्स्ट देते हैं। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, context.tsx में auth डेटा। मैं यहाँ पे भी सिंपल हेडर में आके क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट कर लूँगा। नहीं आई और डेटा तो वो थी टाइप, नहीं, एक सेकंड, नाम कॉपी कर लूँगा। स्टोर कॉन्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश लॉगिन स्लैश कॉन्टेक्स्ट। ये क्या हुआ, मेरी जो भी ऑथ डेटा के नाम से, जिस नाम से यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिंपल हम वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जिसका हमें डेटा यूज करना है। और इसकी शर्त ये भी होनी चाहिए कि ये जिस कंपोनेंट में हम उसको यूज कर रहे हैं वो रैप होना चाहिए किसके अंदर, उसके प्रोवाइडर के अंदर। प्रोवाइडर के अंदर रैप करा दिया। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम देना बाकी है कि इसका कॉन्टेक्स्ट आपने यूज करना। हमारे जो है जितना भी था हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, रैप हो गया, यूज भी हो गया। हमने क्या किया, अपना सारा ऑथ डेटा लाके किस में सेव करा दिया, डेटा के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे लॉक कराऊं, अभी कुछ एरर्स आने वाले हैं, वो एरर्स भी आप लोग को दिखाने, बट एक सेकंड पहले इसको लॉक कराते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, डेटा को कंसोल लॉक करा दिया। अब क्या होना चाहिए, मेरा हेडर के कंपोनेंट को एक कॉन्टेक्स्ट कॉल करना चाहिए ऑथ डेटा को। ऑथ डेटा क्या करेगा, अपना प्रोवाइडर देखेगा और उस प्रोवाइडर के अंदर जो भी डेटा होगा वो लाके डेटा के अंदर सेव करा देगा। चलिए आए देखते हैं, लोकल होस्ट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास आ गए एरर्स। अब एरर्स क्यों है, एरर्स सिंपल है, हमने यहाँ पे क्या यूज किए हैं, रिएक्ट के हुक्स। रिएक्ट के हुक्स अगर हम कहीं भी यूज करते हैं तो क्या देते हैं, यूज क्लाइंट। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आऊँगा फर्स्ट लाइन पे टॉप लेवल पे मैं क्या करूँगा, यूज क्लाइंट। मेरी लॉगिन की फाइल कंपाइल हो गई। अब इसने बोला भाई कॉन्टेक्स्ट की भी फाइल, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो भी तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा है और वो भी क्या है, एक हुक है रिएक्ट का, तो वो सर्वर पे तो चल नहीं सकता, तो हमें जाके उसको भी क्या कराना पड़ेगा,
यूज क्लाइंट, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट यूज क्लाइंट में, यूज क्लाइंट। ठीक है भाई, अब आगे आते हैं हम अपने। प्रोवाइडर अब इसने बोला हमारे पास प्रोवाइडर में भी इशू है, हमें हर जगह क्या करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट यूज करना पड़ेगा। लास्ट एक जगह और यूज कर दें आप लोग अपना यूज क्लाइंट होम पेज पे। यूज क्लाइंट यूज किया, रिफ्रेश किया, हेडर, हमारा कंपोनेंट चल गया। अब कंसोल लॉग में क्या आना चाहिए, लॉग इन ट्रू। कंट्रोल शिफ्ट सी, बिस्मिल्लाह, 1 घंटे की मेहनत है, देखते हैं क्या आता है। कंसोल लॉग, ऑब्जेक्ट तो आ रहा है कोई ना कोई, हमने क्या पास किया था वहां से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोलते हैं, फाइनल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आया हमारे पास, लॉगिन ट्रू आ गया। अगर ये सही से जूम हो सके मेरे पास, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन ट्रू। इज लॉगिन ट्रू। इसका मतलब सक्सेसफुली आप लोग ने एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कर लिया, जिसमें आपने कॉन्टेक्स्ट भी बनाया, ग्लोबल स्टेट भी बनाई और उसको यूज भी कर लिया। अब अगर आपको इसको यूज करना है, क्या करेंगे आप, डेटा डॉट इज लॉगिन, और आपके पास क्या होगा, ये चल जाएगा। इसको भी चला के एक दफा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एंड करेंगे रिवाइज करके। ठीक है, हेडर के अंदर आया, कंसोल लॉग में कर देता हूँ इस लॉगिन। ठीक है, इस लॉगिन से पहले आप देखिए यहाँ पे क्या लगा है इसने, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क चेक करता है, नल चेक कर लेता है। ये इसलिए होता है कि अगर है डेटा के अंदर कुछ है तो इस लॉगिन ले आओ, अगर नहीं है तो एरर ना देना, अगर नहीं है तो चल जाओ, कोई इशू नहीं है, हमें अनडिफाइंड दे दो। ठीक है, तो अब अगर हम दोबारा जाके अपनी ऐप को रिफ्रेश करें और देखें तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। हमने यही सेव कराया था अपने कॉन्टेक्स्ट में। सिंपल हमारे पास क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सिंपल क्रिएट हो गई, जिसमें हमारे पास एक जगह कहीं पे डेटा मौजूद है और हम उसको लाके यूज कर रहे हैं। ये हो गई हमारे पास सिंपल कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसके बाद इसके अंदर एक और स्टेप भी आता है, जो कि होता है इसको अपडेट करने का। लाइक कहीं पे आपको जैसे लॉगआउट का कोई कंपोनेंट है, होगा ना लॉगआउट का कंपोनेंट, उसमें आपको इस लॉगिन को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है अपडेट का, तो वो क्या कर देगा, आपकी उसको स्टेट को अपडेट कर देगा। उस पर भी देखते हैं कि आते हैं या नहीं, टाइम देखेंगे। बट अभी यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने क्रिएट की, सब कुछ बनाया, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, क्वेश्चन कर सकता हूँ फिर, सही से बताएं, क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ये है हार्ड टॉपिक और आगे जाके ये आप लोग डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करने वाले है। वैसे सिंपल देखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सर कोड याद करने का आसान तरीका बता दें। सर कोड याद करने का आसान तरीका एक एक करके करते हैं जी। सर कोड याद करने का आसान तरीका समझा दें। कोड याद करने का मैंने कोड याद नहीं करके आया था, सिंपल बताता था। एक प्रोवाइडर बनता है, रूट से याद करो ना। देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई होगी, एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा, एक प्रोवाइडर बनेगा, दो चीजें याद करो, कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर। कॉन्टेक्स्ट बनता कैसे है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से बन गया वही कॉन्टेक्स्ट। प्रोवाइडर कैसे बनता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर बन गया। उसके अंदर डेटा पास करना है, वैल्यू के अंदर प्रोवाइडर आपका एक क्या लेता है, एक आपका लेता है पैरामीटर वैल्यू का, उसके अंदर आपने पास कर दिया डेटा, खत्म हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई। याद हो गया कोड, एक बनाना है कॉन्टेक्स्ट, एक बनाना है प्रोवाइडर, सिंपल। क्लियर है। और किसी का कोई क्वेश्चन था यहाँ पे, तो प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। किसका रिवाइज कराते हैं इसको यार जी। ओके, ये आ गया हमारे पास लॉगिन प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट का, ये आ गया हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। बट कोड अपडेटेड शेयर होगा, अभी इसमें कोड में बहुत से चेंजेस आना बाकी हैं, अभी हमने उनकी साइड में जाना है। अच्छा अभी कोई ब्रेक नहीं हुई है, अभी लास्ट इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, देन फिर ब्रेक होगी 5 मिनट की, एंड फिर न्यू टॉपिक्स की चलती हैं। इतने कोर्स की तरह स्निपेट्स लिए आप लोग।
स्टेट को अपडेट ट्रू हो जाए, कहीं फॉल्स हो जाए साइन आउट के फंक्शन में, या आपने कहीं और लगाया हुआ है अपनी कॉन्टेक्स्ट API को, वहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, तो डेटा चेंज कैसे होगा? अभी तो ये स्टैटिक डेटा है, तो अब इस डेटा को चेंज कराना है हमें। तो 1 मिनट और दे रहा हूँ, इतने देख लें इसको, मेन की फाइल ओपन है और फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे दोबारा। सर लॉगिन वाला पेज खोल दें। सर कॉन्टेक्स्ट की फाइल खोल दें। गूगल क्रोम खोल दो सर, लगा दो, बॉक्स तो नीचे आ गया। बातों में लग के कुछ भी ना आए और आप जीरो हो जाए, ठीक है? आराम से सेटल डाउन हो जाए, फिर हम स्टार्ट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें हमारी वैल्यूज को अपडेट कर देगा। UI पे आते हैं, एक सिंपल बटन बनाएंगे, ठीक है? अपडेट वैल्यू, ठीक है? अपडेट वैल्यू। अब ऑन क्लिक तो आप लोग ने पढ़ा है, ऑन क्लिक मैंने बताया था कि ऑन क्लिक क्या करता है, क्लिक होने पे कोई एक फंक्शन को कॉल कर देता है। मैं यहाँ पे सिंपल एक करता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास क्या, एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करा देंगे, डेटा डॉट अपडेट, और अपडेट के अंदर हम कर देंगे, क्योंकि अपडेट क्या है, अपडेट के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, टाइप क्या रखी थी हमने, IAuth, इसके अंदर हम पास कर देंगे इज लॉगिन फॉल्स, और ये एरर मेरे पास क्यों आ रहा है, अच्छा एक सेकंड, इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑन क्लिक पे जो है इसको वो करा लेंगे हम लोग, जल्दी कर, मैं वे नहीं बना रहा, और डेटा डॉट अपडेट, बोल रहा है कॉल आ रही है, वीडियो बना। क्यों इशू दे रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई हुई है, डेटा डॉट अपडेट, काम करते हैं ना, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, कुछ इतनी देर से कर रहा था तो कुछ ना कुछ एक इशू हो गया, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली डेटा डॉट अपडेट चल रहा है, ये दिखा रहा है, इसके अंदर अगर हम एक काम करें, इस लॉगिन पास कर दें फॉल्स, नहीं मेरे पास कोई इशू है, एक सेकंड ये मैं ज़रा देखता हूँ मेरे पास ये क्या इशू आया, जिसके अंदर हमने अपनी टाइप बता दी कि हमारे पास एक इज लॉगिन तो होगा, समझ आ गई बात यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, इसी के अंदर ये जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर को ही अपडेट करूंगा ना, प्रोवाइडर के अंदर जो डेटा आ रहा है उसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा प्रोवाइडर तो नहीं बनाऊंगा ना हर बार में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेंज लाने पड़ेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में। अब कॉन्टेक्स्ट में मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया था, उसमें अगर आप मेरी टाइप देखेंगे तो उसमें मैंने सिर्फ एक चीज उसको अलाउ की, इज लॉगिन, कि इज लॉगिन है तो उसकी वैल्यू ये है, बस, इसके अलावा और कुछ अलाउड नहीं है। अब मुझे क्योंकि अपडेट का एक फंक्शन बनाना है, तो मुझे अपडेट के फंक्शन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, टाइप बनानी पड़ेगी। सो आई उसकी टाइप बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक सिंपल टाइप में ले लेता हूँ अपडेट, और अपडेट मेरा, एक बात बताएं, हर जगह अपडेट कॉल होगा, हर जगह क्या मेरा अपडेट कॉल होगा, जहां जहां मुझे डेटा चाहिए नहीं कॉल होगा। हो सकता है मैं कहीं अपडेट कराना चाह रहा हूँ, हो सकता है कहीं नहीं, जैसे हेडर में मेरे पास फंक्शनैलिटी है, सिर्फ मुझे चेक करना है कि लॉगिन है, और मेरे पास एक साइन आउट की फंक्शनैलिटी है, उसमें मुझे सिर्फ अपडेट का फंक्शन यूज करना है कि वो अपडेट हो जाए, मुझे उसमें वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसमें मेरे पास क्या है, मुझे अपडेट के फंक्शन को ऑप्शनल रखना पड़ेगा। तो मेरा अपडेट का जो फंक्शन है, चलाओ तो चलाओ, ना चलाओ तो ना चलाओ, मर्जी है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क, टाइप कर दें, टाइप इसकी हम लोग देंगे फंक्शन, ठीक है? हमने पैरामीटर्स बनाए, फंक्शन की टाइप आपको देना सिखाई थी हम लोग ने। तो अब इसकी फंक्शन की टाइप हम कैसे देते हैं, सबसे पहले पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम बताते हैं कि अगर कोई
पैरामीटर आ रहा है तो उसकी क्या टाइप होगी। तो अपडेट का फंक्शन क्या कोई पैरामीटर लेगा? जैसा ट्रू या फॉल्स। अपडेट का पैरामीटर कोई पैरामीटर लेगा या नहीं लेगा? अपडेट का फंक्शन लेगा। उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने अपडेट क्या करना है? अपडेट को कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू करेगा ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कोई ना कोई वो लेना पड़ेगा, क्या, एक पैरामीटर। अब मैं सिंपल इसका नाम रख लेता हूँ प्रॉप्स, ठीक है, सिंपल नाम इसका रखेंगे हम प्रॉप्स, और इसकी टाइप हमारी क्या होगी, आई ऑथ डेटा। इसकी भी टाइप क्या हो जाएगी हमारी, आई ऑथ डेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास प्रॉप्स में जो प्रॉप्स आएगा उसकी क्या टाइप होगी, या तो उसमें इज लॉगिन आ सकता है जिसकी वैल्यू बूलियन है, या वो अपडेट को कॉल कर सकता है, या वो अपडेट को कॉल कर सकता है। और अब मैंने फंक्शन की टाइप बता दी, मुझे इसके बाद क्या बतानी पड़ेगी, इसकी रिटर्न टाइप। फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, इक्वल्स टू ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे दे दूंगा वॉइड। हम लोग ने ये टाइप ऑलरेडी पढ़ी हुई है। यहाँ तक मैंने क्या किया, अपने अपडेट के फंक्शन का स्ट्रक्चर बना लिया कि मेरे अपडेट का फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। मैंने टाइप को हर जगह एक ही टाइप यूज की थी, उसको एक्सपोर्ट किया था। इसका मतलब क्या, मैंने हर जगह अपडेट की वो आ गई होगी फील्ड, हर टाइप में आई होगी या नहीं। यहाँ पे लॉगिन प्रोवाइडर में आई है या नहीं आई है, आई और डेटा में एक्सपोर्ट किया ना, जहां से एक्सपोर्ट किया वहीं पे अपडेट कर दिया मैंने। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब सिंपल यहाँ पे जो हमने प्रोवाइडर बनाया था ये रहा, इसमें ये जो डेटा आ रहा है इसके अंदर हम करेंगे जरा सी छेड़खानी। अब छेड़खानी हमने किस तरह करनी है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल हम डेटा, उसको हम क्या कर रहे थे, एक डेटा पास कर रहे थे जो कि था ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है जो कि फंक्शन कोई ना कोई अपनी क्या कर रहा होगा, फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि मैं जो है वो अपडेट, मुझे चाहिए अपडेट, अगर डॉट अपडेट का एक फंक्शन कॉल हो तो क्या हो, तो मैं यहाँ पे वो बनाऊँ अपडेट। अपडेट मैंने बताया था एक फंक्शन होगा, ठीक है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन, और यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हम प्रॉप्स लेंगे यहाँ पे भी उसकी टाइप बिल्कुल सेव करते हुए साथ साथ हम चलेंगे। हमने यहाँ पे आई और डेटा ले लिया, एक लाइन है अपडेट के अंदर वैल्यू, जो भी हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं, जैसे इज लॉगिन है, तो मुझे क्या करना है, इज लॉगिन को अपडेट करना है। मैं सिंपल क्या करूंगा, डेटा डॉट, डेटा के अंदर इज लॉगिन है मौजूद, इज लॉगिन इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट इज लॉगिन। ये बन गया मेरा क्या, अपडेट का फंक्शन। जब भी अपडेट का फंक्शन कॉल होगा एक पैरामीटर लेगा और वो पैरामीटर क्या करेगा, हमारी वैल्यू को अपडेट कर देगा। सिंपल मैं इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमने उसको भी देखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आएंगे और सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे हम, डेटा डॉट इज लॉगिन। अब ये डेटा डॉट इज लॉगिन हमारे पास यूआई पे भी शो होना शुरू हो जाएगा। ये बताओ, ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हैं सिंपल, इज लॉगिन भेजा देंगे। मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, शो कराना है सिंपल डेटा डॉट इज लॉगिन। अब अगर चलाएं तो हमारे पास यहाँ पे यूआई पे डेटा शो नहीं हो। मैंने क्या किया है, डेटा डॉट जो अपडेट का फंक्शन है वो क्या है, हमारा
ऑप्शनल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा अगर डेटा डॉट अपडेट मौजूद है तो आप क्या करो, डेटा डॉट अपडेट कर दो। सिंपल मैं इफ की कंडीशन लगाना भूल गया था, जो क्या है, इफ डेटा डॉट अपडेट मौजूद है देन आप क्या कर दो, डेटा डॉट अपडेट इज लॉगिन फॉल्स। ऑन क्लिक में मैंने क्या किया, हैंडल अपडेट कॉल करा दिया। अब अगर हम अपने ब्राउजर पे जाएं, रिफ्रेश करें, फर्स्ट स्टेट अगर हम देखें, कंसोल लॉग कराना भूल गए हम लोग, ताकि हमें डेटा रियल टाइम पे पता चलता रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बल्कि अपडेट के बाद एक हम लॉग लगा लेते हैं, डेटा सिंपल। ठीक है, अब ये मैंने करा। अगर हम ऊपर आए तो ये देखिए हमारे पास जो हमारी इनिशियल स्टेट थी, इस लॉगिन हमने क्या दिया हुआ था, ट्रू, और हमारे पास एक फंक्शन था, हमारे पास सब कुछ क्या हुआ, प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे क्या करना है, अपडेट वैल्यू पे जब मैं क्लिक करूं तो मेरी क्या हो जानी चाहिए, इस लॉगिन फॉल्स। तो अब मैं अगर इस अपडेट करूं, मुझे अपडेट के अंदर भी कॉल करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक इशू किया हुआ है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। लॉगिन यहाँ पे स्टेट के इशू हुआ है। बस सिर्फ एक छोटा सा इशू आया है, मेरी तरफ से कोई इशू है, इधर से मैं रिजॉल्व कर लूँ देन आप लोग को। ठीक है सर, ओके। हाँ हाँ, ओके सर। पे हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इजाद किया था। इशू ये था कि अगर हमें कोई एक ऐप बनी हुई है, कोई एक हमारे पास डेटा है और उसको हमने कहीं पे पास करना है, कोई एक कंपोनेंट है, उसके अंदर कंपोनेंट है, उसके अंदर कंपोनेंट है, ये वाला। इसमें मैंने क्या किया है, अगर डेटा में इस लॉगिन मौजूद है तो क्या करा दो, लॉगिन। अगर डेटा फॉल्स है, अगर नहीं आ रहा तो आप क्या कराओगे, लॉगिन फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं, पहले हमारे पास क्या आना चाहिए था, लॉग्ड इन, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रू है लॉग्ड इन, तो मेरे पास क्या हुआ, लॉग्ड इन आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे अपडेट करना है तो मुझे अपडेट पे मैं क्लिक करूंगा, अपडेट होना चाहिए। अपडेट क्यों नहीं हुआ ये यहाँ पे, अब अपडेट क्यों नहीं हुआ, ये फॉल्स लगाया हुआ है। इसको बात बिल्कुल सही की, रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि डेटा वापसी किया हमने। जब तक ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट बनानी पड़ेगी। सिंपल है, जहां पे हमने प्रोवाइडर बनाया था, मैंने आपको बोला था ना कि प्रोवाइडर में भी थोड़ा सा हमारा कोड चेंज होने वाला है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक अपनी वो बना लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट और सेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट से हमारे पास स्टेट आ गई और इस स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने इस ऑब्जेक्ट को ले जाके इसके अंदर डाल देंगे। हमारे पास अब ऑथ डेटा ये लेके काम नहीं है कोई। और यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल सेट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्रॉप्स प्रोवाइड कर देंगे। अब ये स्टेट हमारी क्या करेगी, क्योंकि ये हमारे पास ओके, हमने यहाँ पे उसके जो कह रहा है उसको भी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या किया, सेट कॉन्टेक्स्ट ने क्या कर दिया, जो भी हमने इसको पैरामीटर्स पास किए उसको ले जाके स्टेट में अपडेट करा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट में हमने एक अदद ऑब्जेक्ट पास किया है, उसकी हमें टाइप सेव भी तो उसको हमने करना पड़ेगा, जैसे हमने अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट को किया था, जैसे हमने जब हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे तब किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। आई ऑथ डेटा, चले गए आपके सारे एरर्स, और यहाँ पे अब आप प्रोवाइड कर दोगे अपना कॉन्टेक्स्ट। सिंपल, ये हो गया हमारे पास अपडेट का फंक्शन कंप्लीट।
इसकी एक दफ़ा पिक्चर ले लें अगर लेनी है आप लोग को। अपडेट के फंक्शन में सिंपल हमारे पास कुछ ये चेंजेस आएंगे हमारे प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। यहाँ के अंदर सबसे प्रॉब्स पास होते 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 एट द एंड आपके पास जाएंगे। ये तो हमें इशू लगा कि इसमें हमारे पास जहाँ पे डेटा नहीं भी यूज हो रहा वहाँ पे भी पास हो रहा है और कोड भी बहुत इशू कर रहा है। तो हमने इजाद किया कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है कि आप मेरे थ्रू एक ग्लोबल स्टेट बना सकते हैं, यानी आप ग्लोबली डेटा स्टोर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने उसको यूज किया। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या कहती है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहती है सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बनाओगे आप, जो कि हमारा ये बनाओ। सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। इसके बाद आपने एक बनाना है प्रोवाइडर। वो प्रोवाइडर क्या होगा? जो आपका डेटा, जो आप डेटा उसमें सेव करना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो, जो भी आपका डेटा है वो आपका कहाँ से आता है? प्रोवाइडर के अंदर से, ठीक है। उसने बोला प्रोवाइडर बनाओ, हमने क्या किया, एक प्रोवाइडर भी बना दिया। इसके बाद हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट आती है उसकी कि अब जहाँ जहाँ आपको उसको यूज करना है, अपनी जो आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाई है उसकी, यानी ग्लोबल स्टेट बनाई है, उसको एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रैप कराना पड़ेगा उन कंपोनेंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ उसको यूज करना है। हमने बोला अभी के लिए हमें सिर्फ यूज करना है हेडर के ऊपर, तो हम क्या करा देते हैं, हेडर के ऊपर जो हमने प्रोवाइडर बनाया अपना लॉगिन प्रोवाइडर, उससे रैप। यहाँ पे क्या हुआ, हमने रैप भी करा दिया। अब लास्ट चीज अगर आपको डेटा गेट करना है तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है यूज कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक पैरामीटर लेता है, उसके अंदर आप अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो जिस कॉन्टेक्स्ट का आपको डेटा चाहिए होता है, और ये मेक श्योर करना होता है कि जिस कंपोनेंट में यूज कर रहे हो वो आपके प्रोवाइडर के अंदर रैप हो, ठीक है। देन फिर आप उस वेरिएबल को जहाँ जैसे यूज करना चाहो कर सकते हो। उसमें अपडेट का फंक्शन बनाओ या कुछ भी बनाओ, अब आपकी फंक्शनैलिटी है और आपकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, जैसे खेलना है खेलें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू? क्लियर है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। अब हम ले रहे हैं 5 मिनट्स की ब्रेक, एग्जैक्ट 5 मिनट्स की होगी। 10:52 पे दोबारा स्टार्ट करेंगे, कोई वैसी ब्रेक नहीं है, सिंपल